Hello students, myself Aarti Sharma. Today we will understand the remaining theoretical portion of chapter 9. As you know very well, we have completed numerical portion as well as some theoretical portion. In this video, we will understand remaining theoretical portion. So, our first topic is requisites of a measure of central tendency. जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है उसका गुड होना, अ गुड मेजर ऑफ एवरेज मस्ट पॉजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक गुड मेजर हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला है आपका रिजिडली डिफाइंड। जो आपकी एवरेज जो है वो रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। एंड एवरेज शुड बी क्लियर एंड रिजिड so that there is no confusion and there is one and only one interpretation। ऐसे नहीं होता बेटे। जब भी आप किसी सीरीज में जब मीन को कैलकुलेट करते हो तो चाहे आप कितनी बार भी करें, किसी भी मेथड से करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट से करें, स्टेप डेविएशन से करें, आपका आंसर एक ही रहेगा। इसका मतलब जो आपका जो एवरेज जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वो रिजिड होना चाहिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको कैलकुलेट करना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि उसमें बार बार फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बार बार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर उसकी वैल्यू जो है वो रिजिडली डिफाइन की जाएगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एवरेज की वैल्यू हमेशा एक होती है और उसका एक ही इंटरप्रिटेशन होता है। उसका लास्ट में जो एक कंक्लूजन निकलता है दैट इज सिंगल। सो बेटा फर्स्ट हमने बताया कि जो आपकी वैल्यू जो होती है अर्थमेटिक मीन की, उसमें चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। सेकंड पॉइंट है आपका बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। आपने देखा, आपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज में किया, चाहे वो डिस्क्रीट में किया, फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में किया। आपने जैसे भी किया, आपने सभी ऑब्जर्वेशंस को इन्वॉल्व किया, चाहे वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, चाहे वो क्लास इंटरवल की वैल्यू थी, या फिर आइटम्स की वैल्यू थी। आपने सभी ऑब्जर्वेशन को कंसिडरेशन में लिया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एवरेज शुड बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ईच एंड एवरी आइटम। क्या करते हो आप, जो भी आपकी एवरेज जो होती है, जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो हर एक आइटम को आप कंसिडरेशन में लेते हो। इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, अगर आपकी एवरेज जो है सभी आइटम्स पे बेस्ड ही नहीं है, तो इट कांट टू बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप। तो हम कह ही नहीं सकते कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जब वो सारे आइटम्स को कंसिडरेशन में लेती है देन हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, एवरेज जो है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर आपकी जो एवरेज है वो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में ही नहीं रख रही प्रॉपरली, सारी वैल्यूज को अगर इन्वॉल्व ही नहीं कर रही कैलकुलेशन के टाइम पे, तो आप उसको एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोल सकते। आफ्टर दैट बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे बेटे। देखो, इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। एज यू नो वेरी वेल, सैंपल आपने पढ़ा, पॉपुलेशन होती है जितने आइटम्स को हमने स्टडी करना है, वो जो टोटल आइटम है दैट इज पॉपुलेशन। और उनमें से कुछ हमने सैंपल्स को सिलेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट कर दिया जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, तो जो सैंपल जो है, सैंपल के फ्लक्चुएशन से जो आपका अरिथमेटिक मीन है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो आप समझेंगे, एन एवरेज शुड पॉजेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग को लेके एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए एवरेज में। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता होना, कांस्टेंट होना। मीन्स ये नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट आपने सैंपल लिए हैं, उस बेस पे जब आप एवरेज निकालते हो तो हर बार आपका एवरेज डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप समझेंगे इस चीज को। इफ वी टेक टू और मोर इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स of the same size from a given population and compute the average for each, then the values so obtained from different samples should not differ much from
वन अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने सैंपल ले लिए और आप उन सैंपल के बेस पे जब एवरेज निकालते हो तो आपका एवरेज हर बार अलग आ रहा है, तो फिर इसमें डिफिकल्टी हो जाती है। फिर आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, जो आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो आपके लिए रिलायबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, इफ वी सिलेक्ट 5 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं बेटे, उनके लिए हमने 5 डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 डिफरेंट ग्रुप बना दिए एंड कंप्यूट द एवरेज एज ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन जो ये जो ग्रुप हैं इनकी एवरेज एज जब हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ग्रुप्स हो गए, तो देन एवरेज एज ऑफ 5 ग्रुप्स शुड नॉट मेटीरियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक की तो ग्रुप की जो एवरेज है वो कुछ आ रही है और एक की कुछ आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, माइनर डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। आपके जो सैंपल्स हैं उसके बेस पे अगर आप एवरेज निकालते हो, थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ कमी है कुछ ज्यादा है, वो थोड़ा बहुत तो है तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं देगा वो एवरेज आपको। ठीक है, तो जो आपका एवरेज जो है वो सैम्पलिंग के इफेक्ट से प्रे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इस चीज को आप समझेंगे बेटे, हमने आपको पहले भी बताया था, एवरेज जो होता है एवरेज, देखो एवरेज शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस टू एक्सपैंड इट्स यूटिलिटी। जो एवरेज होती है बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स की टर्म में भी और स्टैटिक्स की टर्म में भी। ठीक है, जब आपने एवरेज निकाल लिया तो एवरेज के बेस पे जो है आप फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है मीन की हेल्प से आप मीन डेविएशन निकालते हो। अभी आप देखेंगे जो आपका चैप्टर 11 आएगा उसमें आप मेजरमेंट पढ़ेंगे डिस्पर्जन के, तो उसमें आप पढ़ेंगे मीन डेविएशन को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आप स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप पढ़ेंगे तो बेटा ये जो फर्दर कैलकुलेशन होती है ये आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज ही होती हैं। पहले आपको एवरेज निकालना पड़ता है, आफ्टर दैट आप क्या करते हो, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जेंस को कैलकुलेट करते हो। तो ये क्या है, कैपेबल है कि आप फर्दर कोई भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। और अगर हम बात करें और भी अगर बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे ये है कि एक पर्टिकुलर क्लास है उसके 2 सेक्शंस हैं, उन दोनों सेक्शंस के आपको एवरेज वैल्यू भी पता है और नंबर ऑफ आइटम्स भी पता है, तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपने एवरेज को कैलकुलेट कर दिया तो फर्दर आप मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर सकते हो। आफ्टर दैट बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। आपने देखा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, बहुत सारे टॉपिक्स को देखा आपने, तो जब आपने मीन को कैलकुलेट किया तो आपने क्या देखा, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, सिंपल मेथड होते हैं। तो आपने क्या कहा, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एवरेज शुड बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग ए सिंपल मेथड। बिल्कुल सिंपल मेथड होता है आपका एवरेज को कैलकुलेट करने का, विदाउट रिड्यूसिंग इट्स एक्यूरेसी एंड अदर एडवांटेजेस, जिससे आपके डेटा की एक्यूरेसी रिड्यूस नहीं होती, ना ही आपके डेटा की एडवांटेजेस रिड्यूस होती हैं। तो आप क्या कहेंगे, एवरेज को कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। आफ्टर दैट बेटा आपका लास्ट पॉइंट है नॉट अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो आपका जो आपकी मीन वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है, वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होती। द वैल्यू ऑफ एन एवरेज शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ये ना एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होती, मीन्स आप जस्ट कोई दो वैल्यू नहीं देखते कि लोअर लिमिट क्या है अपर लिमिट क्या है, या फिर आप ये नहीं देखते कि जस्ट आपने टोटल आइटम्स को देखा और आपने उसका बीच की वैल्यू को देख लिया, उससे आपने डिसाइड कर लिया कि मीन ये होगा, ऐसे नहीं होता। या फिर आपने ये देखा कि किस आइटम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसके बेस पे आपने डिसाइड कर दिया कि ये जो है मोड है। तो जो आपका जो मीन होता है और एवरेज वैल्यू जो होती है वो सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करती है। तो जस्ट ओनली एक्सट्रीम वैल्यू से जो है आपका मीन इफेक्टेड नहीं होता। ठीक है,
तो आपने ये कहा कि if one or two very small or very large item annually affect the average value may not truly represent characteristic of the entire set of data. ठीक है, तो क्या होता है, हमने ये बताया कि जो आपकी वैल्यूज जो होती हैं, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, कुछ वैल्यू बहुत छोटी हैं, तो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है आपके एवरेज के ऊपर, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि कंप्लीटली जो है वही वैल्यूज जो है वो मीन के ऊपर इफेक्ट डालेंगी। ठीक है, तो आपने क्या कहा, नॉट अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो जो बहुत ज्यादा प्रभाव जो है एवरेज के ऊपर नहीं डाल सकती। जो आपकी अदर स्टैटिकल कैलकुलेशंस होती है वो इफेक्ट डालती हैं, जो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे मीडियन है, मोड है, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक रेंज मेजरमेंट होता है, उससे भी आप देखेंगे जस्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को ही मेंशन किया जाता है उसमें। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर जो स्टैटिकल टूल्स होते हैं या फिर स्टैटिकल जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वैल्यू का जो है इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप एवरेज को कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। आफ्टर दैट बेटा, जो आपने अर्थमेटिक मीन को पढ़ा, तो अर्थमेटिक मीन की कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। हर हर सिस्टम की हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिट्स के बारे में। द अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन जो है बेटा बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, हर जगह पे यूज होता है इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेरिट्स। तो क्या होता है, ये जो कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो यूज ज्यादा होने का मतलब है कि मेरिट्स भी ज्यादा हैं, इस वजह से उसका जो यूज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। देखो, एक तो अर्थमेटिक मीन को अंडरस्टैंड करना इजी होता है और उसको कंप्यूट करना भी बहुत इजी होता है। तो द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन रिक्वायर्स सिंपल नॉलेज। जो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिलेटेड टू एडिशन उसको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए। ये इनफ है। अगर एक बंदे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है तो ही कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो यही है कि कोई भी पर्सन जो है उसको एलिमेंट्री नॉलेज जो है, तो उसके बेस पे वो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकता है। बेटे बिल्कुल ही सिंपल होता है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना। और एवरेज मतलब आप एवरेज का मतलब होता है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, इस तरीके से। मतलब एवरेज का मतलब होता है कि जो भी आपके जिस चीज का आप स्टडी कर रहे हो उनकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपने प्रोडक्शन किया लेबर के अकॉर्डिंग, तो आप अगर एवरेज निकाल रहे हो तो आप ये निकाल रहे हो कि हर एक लेबर ने जो कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक एवरेज जो होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है और इजीली उसको कंप्यूट किया जा सकता है। आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित। जो आपकी अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड बाय द एल्जेब्रिक फॉर्मूला। आपको पता है अरिथमेटिक मीन जो है एल्जेब्रिक फॉर्मूला से आप उसको डिफाइन करते हो। देयरफॉर एवरीवन हु कंप्यूट द एवरेज गेट द सेम आंसर। तो क्या रहेगा, चाहे कोई भी कैलकुलेट करो उसको, कोई भी कंप्यूट करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन लीव्स नो स्पेस फॉर पर्सनल बायस। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सनल बायस कर देगा, कोई भेदभाव कर देगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। आफ्टर दैट आता है बेटा बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। आपको बताया गया है कि अर्थमेटिक मीन को जब आप कैलकुलेट करते हो तो जितनी भी वैल्यूज आपके पास है उन सभी वैल्यू को आप कंसीडर करते हो। ठीक है, तो आपने कहा अर्थमेटिक मीन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल वैल्यूज इनटू कंसिडरेशन। चाहे वो आइटम्स थे, चाहे वो आपकी मिड वैल्यूज थी, चाहे वो फ्रीक्वेंसी थी, आपने सभी वैल्यूज को कंसीडर किया। इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये सभी वैल्यूज को कंसीडर करता है, इस वजह से ये क्या है, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। आफ्टर दैट लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैंपल। आपको बताया गया था कि जो सैंपल्स होते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो एवरेज के ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, एवरेज के ऊपर जो है जो आपके सैंपल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक ग्रुप जो एक कॉलेज जो है उसमें 5 ग्रुप्स हैं और उन 5 ग्रुप्स की अगर आप एवरेज एज निकालते हो तो ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफर डिफर आ रही है, ऐसा नहीं होता।
लगभग सेम सेम आती है, पॉइंट प्लस माइनस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कहेंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज इज लार्ज, अगर एक सीरीज के आइटम्स जो है बहुत लार्ज हैं, ठीक है, द अरिथमेटिक मीन प्रोवाइड ए गुड basics of comparison since error in one direction and set off against the error in the other direction। बेटा क्या होता है, जो आपकी जो आपका एवरेज जो है वो एक ऐसा एवरेज होती है, एक ऐसी आपकी वैल्यू होती है, एक आपका ऐसा वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, इसको हम गुड मेजरमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक सीरीज जो है उसमें आप क्या कर सकते हो, एक लार्ज सीरीज जो है उसमें भी आप एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करके इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। आपको समझाया गया था कि एवरेज क्या होती है, आपके पास मास डेटा अवेलेबल है, उनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मास डेटा से आपने क्या किया, एवरेज निकाल दी। अब एवरेज जो एक सिंगल वैल्यू होगी तो आप उसको इजीली कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अर्थमेटिक एवरेज इज बिलीव्ड टू बी ए स्टेबल मेजर, और ये क्या होता है, एक स्टेबल मेजर होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो सैंपल्स है उनका एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि इसकी वैल्यू जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। आपको बताया गया है कि सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, जो भी आपका रीडर है, ऑब्जर्वर है, स्टेटिशियन है, उसके लिए कंपैरिजन करने के लिए दी बेस्ट एक मेजर होता है, जिसके बेस पे कंपैरिजन को किया जा सकता है और कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। आफ्टर दैट बेटा आपके पास आता है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अर्थमेटिक मीन इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। हमने आपको बताया कि जैसे ही आपने एवरेज को कैलकुलेट कर दिया, उससे फर्दर भी आप कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। ये वाइडली यूज होता है, आपका जो एवरेज है ये वाइडली यूज होता है जब आप स्टैटिकल मेजर्स को निकालते हो। आपको बताया था मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हो एवरेज से। तो जो एवरेज जो है वो आपको फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा आपने देखा होगा नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। जब भी आपने मीन को निकाला, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में निकाला, बहुत सारी चीजें आपने देखी, लेकिन कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं नहीं आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ता तभी आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा अरेंजमेंट की जरूरत आपको नहीं थी। आफ्टर दैट देखेंगे बेटा डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ऑल्दो अर्थमेटिक मीन सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडल एवरेज। हालांकि जो आपकी जो एवरेज जो है वो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो अच्छी हैं, इट हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स एंड शुड बी यूज्ड विद केयर। तो क्या होता है, इसमें कुछ कमियां भी हैं, अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, अर्थमेटिक मीन का जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर हमें प्रयोग करना चाहिए। सम डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन आर, हम कुछ डिमेरिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा आप देखेंगे अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अभी अभी हमने कहा था कि नहीं नहीं अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से, लेकिन इफेक्ट कैसे होता है हम आपको बताते हैं। देखिए, सिंस अर्थमेटिक एवरेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल द आइटम्स, आपने देखा सीरीज के सभी आइटम्स को आप कंसीडर करते हो, इट इज एनुअली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। हालांकि फिर भी क्या करती है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमारे पास जो है मंथली इनकम है 4 पर्सन की, एक पर्सन की इनकम है 5,000, एक पर्सन की इनकम है 7,000, आफ्टर दैट एक पर्सन की इनकम है बेटे 8,000 एंड एक पर्सन की इनकम है बेटे 1 लाख। मंथली इनकम की बात कर रहे हैं हम। अब इसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज बेटा हमारे पास आ जाता है 30,000, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास एवरेज, 30,000। तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि देयर अर्थमेटिक मीन विल बी 30,000 विच डज नॉट रिप्रेजेंट द डेटा, जो डेटा को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि देखो, ना तो ये पर्सन जो है इसकी एवरेज आप बोल सकते हो 30,000 है, और ना इन पर्सन की बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर सभी मोस्ट ऑफ वैल्यू जो छोटी है और एक वैल्यू बहुत बड़ी है, तो कहीं ना कहीं एवरेज के ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। और अगर ऐसा होता है कि सभी वैल्यू जो है वो बड़ी हैं और एक वैल्यू छोटी है, तो इतना इफेक्ट नहीं आता। तो हमने यही समझाया आप लोगों को कि जो आपकी एवरेज जो होती है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वैल्यू से भी इफेक्टेड होती है, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू ऐसी हो सकती है जिससे एवरेज की वैल्यू इफेक्टेड हो सकती है। आफ्टर दैट बेटा डिमेरिट पढ़ रहे हैं हम, क्या कमियां हैं हमारे मीन में, क्या कमियां हैं, तो हमें कमियों को देखना है, पॉजिटिविटी को नहीं देखना है। जब हमसे कमियां पूछी जाती है तो हमें कमियां ही बतानी होती हैं। अब देखिए, अजम्पशन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज।
अगर आपकी ओपन एंड सीरीज दे रखी है, ओपन एंड सीरीज पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी होती है। क्या बताया था, जिसमें लोअर लिमिट मिसिंग होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, और अपर लिमिट मिसिंग होती है लास्ट क्लास इंटरवल की, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। तो अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मिसिंग हैं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस द अर्थमेटिक मीन कांट बी कैलकुलेटेड। हम तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा कि हम जो है हमारी जो अदर क्लासेस जो गिवन है उनके बेस पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे कि हमारी जो अदर क्लासेस है उनमें क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं, उन्हीं के बेस पे ही तो हम लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की और लास्ट क्लास की अपर लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। और जब वो फाइंड आउट हो जाएगी तभी हम मीन को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर आपके पास ओपन एंड सीरीज दी हुई है और आप जो गिवन क्लास इंटरवल्स हैं उनके बेस पे आप कोई भी मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड आउट नहीं कर पाए, then you can't calculate value of arithmetic mean. आफ्टर दैट बेटा हमारी थर्ड डिमेरिट है अब्सर्ड रिजल्ट। कई बार क्या होता है, जो रिजल्ट होता है ना वो बेतुका होता है। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका होना। बेतुका रिजल्ट का मतलब होता है, देखो आप देखो एक बार, अर्थमेटिक मीन समटाइम गिव्स सम रिजल्ट व्हिच अपीयर ऑलमोस्ट अब्सर्ड। कई बार क्या ऐसा रिजल्ट दे देता है जो अब्सर्ड होता है। इफ वी हैव एन एवरेज ऑफ 2.3.2 चिल्ड्रन पर फैमिली फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी जो है उसमें फैमिली जो है उनमें लगभग एवरेज 3.2 चिल्ड्रन है, ऑब्वियसली द रिजल्ट इज अब्सर्ड। रिजल्ट अब्सर्ड है भाई, कैसे पॉसिबल है ये पॉइंट में बच्चा कैसे हो सकता है। तो अ चाइल्ड कांट बी डिवाइड इनटू फ्रैक्शन, तो एक बच्चे को फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो जो कई बार क्या होता है, जो आपकी एवरेज जो होती है वो आपको कई बार ऐसे रिजल्ट दे देती है जो कि बेतुके होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट है बेटे नो पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता है कि हमने जब भी अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया तो किस बेस पे किया है, डेटा के बेस पे। कौन से डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। तो अगर क्वालिटेटिव डेटा दिए हुए हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, तो हाउ यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने क्या कहा, अर्थमेटिक मीन कांट बी कंप्यूटेड फॉर अ क्वालिटेटिव डेटा लाइक डेटा ऑन इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो इसके आप कैसे इसको एवरेज निकालोगे कि वो पर्सन जो है एवरेज इतना ऑनेस्ट है या फिर एवरेज इतना इंटेलिजेंट है, वो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से आप एवरेज को कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट बेटा देखेंगे आप, डिमेरिट चल रही है आपकी, नेक्स्ट डिमेरिट है आपकी मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हाइयर वैल्यू। क्या होता है, अर्थमेटिक मीन में ना हायर वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। द अर्थमेटिक मीन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू हायर आइटम। क्या देता है, हायर आइटम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज अ सीरीज एज अ कंपेयर टू स्मॉलर आइटम, जबकि स्मॉलर आइटम को जो है कम इंपॉर्टेंस देता है। इस चीज को आप जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास बेटा 5 आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। 5 आइटम्स में से 4 आइटम स्मॉल हैं, बिल्कुल स्मॉल है, लेकिन एक आइटम जो है वो बहुत बहुत बिग है, बड़ा है अमाउंट में। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो पुश करेगा एवरेज वैल्यू को, ठीक है। बट रिवर्स इट इज नॉट ट्रू। कब, जब सीरीज में 5 आइटम्स हैं लेकिन क्या है बेटे, जो आपका 4 आइटम्स जो हैं और जो आपकी 5 वैल्यूज है बेटा उसमें 4 वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है लेकिन एक वैल्यू छोटी है, तो तब ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कहेंगे, इफ आउट ऑफ 5 आइटम्स 4 आर स्मॉल एंड 1 आइटम इज किट बिग, देन बिग आइटम विल पुश अप द एवरेज कंसिडरबली, ठीक है। बट द रिवर्स इट इज नॉट ट्रू। इफ इन सीरीज ऑफ 5 items 4 have big values and 1 has small value, the arithmetic average will not be pulled down वेरी मच। तो उससे क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, जो आपका जो एवरेज होता है बेटे वो क्या करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है हाइयर आइटम को। अब नेक्स्ट है कंप्लीट डेटा रिक्वायरमेंट। अरिथमेटिक मीन कांट बी कैलकुलेटेड विदाउट ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज। अगर आपकी आइटम जो सीरीज है उसमें अगर एक भी आइटम मिसिंग है तो फिर आप एवरेज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट डेटा होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मीडियन की और मोड की, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे पॉसिबल है अगर आपकी कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो भी आप उन पर्टिकुलर वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
तो अर्थमेटिक मीन में जो है आपके पास कंप्लीट वैल्यूज होनी चाहिए। आफ्टर दैट ए कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल। जैसे बेटा आप मीडियन और मोड निकालते हो, तो मीडियन जो है आप देखते हो कि टोटल आपके पास कितने आइटम है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 9 आइटम्स हैं, तो 9 आइटम में आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, 10 हो गए, 10 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5th आइटम जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो इससे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजीली जो है मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप जो है मीडियन और मोड में आप ये देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो आप उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि दिस वैल्यू इज ऑफ मोड और ये वैल्यू जो है मीडियन की है। लेकिन ऐसे ऑब्जर्वेशन करना अर्थमेटिक मीन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि जो मीडियन और मोड जो होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अर्थमेटिक मीन में आपको प्रॉपरली जो आपके सिस्टम है, जो जो भी आपके कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशंस है, उनको आपने नॉलेज में लेना है। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नो यूज ऑफ ग्राफ। अर्थमेटिक मीन कांट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ग्राफ। जो आपका अर्थमेटिक मीन है उसको आप ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा था हिस्टोग्राम के बारे में, हमने आपको जब आपको हिस्टोग्राम पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि हिस्टोग्राम के बेस पे भी आप एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आफ्टर दैट जब आपको ओग्यू बताया था, लेस देन और मोर देन ओग्यू बताया था, जहाँ पे वो कट करते हैं वहां पे भी एक वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बेटा जब आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना ही होगा, मतलब आप उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ग्राफ से जो है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। एंड बेटा लास्ट है नो एग्जिस्टेंस वैल्यू एज मीन। कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यू आपके पास है ही नहीं वो आपके पास मीन आ जाता है। समटाइम अर्थमेटिक एवरेज कैन बी फिक्टिशियस फिगर विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज में होता ही नहीं है, वो आपके पास जो है मीन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज हो गई 8, 14, 17 एंड 25। सो आप क्या करेंगे, आइटम्स का टोटल किया आपने, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम किया, तो ये आपके पास आ गया 64 डिवाइड बाई 4। तो बेटा आपके पास जो यहाँ से जो मीन की वैल्यू डेराइव हुई दैट इज 16, लेकिन 16 तो सीरीज में है ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, जो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आती है वो फिक्टिशियस आ जाती है, जो कि सीरीज में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये थी आपकी डिमेरिट्स। सो बेटा एट द लास्ट अगर हम बात करें तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में जो है हमने एवरेज को निकालना सीखा। एवरेज के हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, ठीक है। एक गुड एवरेज की जो एसेंशियल्स थे वो पढ़े। आफ्टर दैट हमने अर्थमेटिक मीन जो है वो हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन एज वेल एज हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखा इस चैप्टर में। सिंपल अर्थमेटिक मीन को लेके हमने बहुत सारी सीरीज आप लोगों को समझाई थी। जब हमने 4th चैप्टर किया था तो हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज को समझा था। उन्हीं सीरीज के बेस पे जो है आपने सभी सीरीज से होके आपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया। कुछ स्पेशल केसेस भी आपने पढ़े। फिर आपने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को बताया गया कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। आफ्टर दैट आपने कंबाइंड मीन को पढ़ा, फिर आपने करेक्टेड मीन को पढ़ा, ठीक है। तो आप जो है अच्छे तरीके से जो है इस पूरे चैप्टर को अपना प्रिपेयर करेंगे। सो बेटा एक बार लास्ट में जो है हम सभी फॉर्मूलाज को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज जो है, इंडिविजुअल सीरीज में बेटा आप लोगों को बताया गया था कि जो आप मीन कैलकुलेट करते हो 3 वे से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो आपका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन रहेगा। शॉर्टकट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा आपका ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। और स्टेप डेविएशन से बेटा आपका फॉर्मूला रहेगा ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेकंड सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको 3 फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया था, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। आफ्टर दैट जो आपका शॉर्टकट मेथड रहेगा उसमें आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी
डिवाइड बाई सिग्मा एफ, या फिर एन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है आप सिग्मा एफ लिखेंगे बेटे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करते हैं स्टेप डेविएशन की, तो ये हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, तो बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो डायरेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। और बाकी जो ये दो फॉर्मूले होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले होते हैं आपके, ये बिल्कुल सेम होते हैं, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट के, ठीक है। उसके बाद में बेटा हमने कंबाइंड मीन को पढ़ा था। कंबाइंड मीन के लिए आप लोगों को बताया गया था कि जैसे आपकी सीरीज के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, n1 वन इंटू एक्स बार वन प्लस n2 एक्स बार टू डिवाइड बाई n1 प्लस n2। इस तरीके से आपने क्या किया था, कंबाइंड मीन को कैलकुलेट किया था। और फिर आपने एक करेक्टेड मीन को भी पढ़ा था, जिसमें आपने क्या किया था, करेक्ट वैल्यू को ऐड किया था और इनकरेक्ट वैल्यू को लेस किया था, ठीक है। और बेटा एक था आपका लास्ट जो था, दैट इज वेटेड मीन। वेटेड मीन को आप डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू से, और उसको कैलकुलेट करते हैं सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। इस तरीके से बेटा ये ब्रॉडली आपके फॉर्मूलाज थे। तो आपने बहुत कुछ सीखा था, मिसिंग वैल्यूज जो थी आइटम्स की, फ्रीक्वेंसीज की, वो भी आपने निकालनी सीखी थी। तो एक तरीके से आप पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और अपने नोट्स जो है वो करेंगे और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।